guys are much comfortable in English, but I'm very uncomfortable in English. अंदर से रूह कांप रही है क्योंकि पहली बार मैं बहुत ही डिसिप्लिन में और बहुत व्याकुल हूँ कि ऐसी जर्नी आप लोगों की, और मैं मतलब सोचता आ रहा था कि एक एयरफोर्स के स्कूल में जाना और वहाँ पर जाकर के आप लोगों से बात करना स्वाभाविक तौर पे उतना आसान मेरे लिए है नहीं। हम लोग रेडियो में एक स्टूडियो में बात करते हैं तो लगता है कि हाँ पूरी दिल्ली इस वक्त सुन रही है और हम अपनी बात कह सकते हैं, और कोई हमें बता सकता है कि जाम है जी, ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा है, तो हम बात करते हैं। हाउ यू डूइंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? सिर्फ ये लोग ठीक है, आप लोग बोर हो चुके हैं। आप लोग कैसे हैं? एक बार फिर से आप सबका आभार। थैंक यू सो मच एयरफोर्स EJI यूथ मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। मेरा पहला टेक टॉक है, इससे पहले बेड से उठना बहुत मुश्किल था और टेक टॉक के लिए आना और वो तैयार करना, थैंक यू सो मच। मैं अगर मुद्दे से इधर उधर हो जाऊं तो आप भी मुझे वापस ले आइएगा। सोशल मीडिया किस तरीके से असर डालती है हमारी मेंटल हेल्थ पर, जो कि बहुत ज़रूरी मुद्दा है जिस पर हमें बात करनी चाहिए, और बात भी रील्स देखते देखते करनी चाहिए। हाँ सही है सही है। तो आप सभी लोग फ़ोन से तो परिचित होंगे ही, सबके पास फ़ोन रहता होगा। तो बहुत ही नाश्ता नहीं किया है या ज़्यादा किया, दो ही वजह हो सकती। कैसे हैं आप लोग? मुझे थोड़ी एनर्जी चाहिए यार, ताकि मुझे थोड़ी बात ये अभी लग रहा है। तो क्रिमसी जेठजी की कहानी से शुरू करूं या ओम सीमाम बिंग बिंग बो से शुरू करूं? अब इनमें थोड़ी एनर्जी आई है, मैं अपनी जो परिचित अंदाज है उनसे आपको वाकिफ कराऊंगा तो समझ आएगा। मुझे जो पीछे बैठे वो बहुत सही लगते हैं, वैसे बैठे, उनको टेंशन ही नहीं है, आएगा बोल के चला जाएगा। जब ब्रिगेडियर साहब आते हैं तो उनको थोड़ा होता है कि उनकी नजर ना पड़ जाए और वो कमर में हल्की सी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती। वैसे तो सीट्स बहुत ऐसे बनाई गई हैं, इसमें व्यक्ति चाह के भी वो जो पीछे के नट आवाज तो करती, लेकिन उन नटों को भी मालूम है कि वो किस ऑडिटोरियम में लगे हुए हैं, वो पहले कसे जा चुके हैं, तो इसलिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप अटेंटिव रहिए। मुझे लगता है कि ये पहला लक्ष्य है कि आप जितने एक्टिव रहेंगे, अटेंटिव रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा आप लंबे समय के लिए काम कर सकेंगे। और आपका स्कूल इतना सुंदर है कि अंदर आने के लिए गार्ड साहब ने पूरा मेरा हिसाब किताब पूछा, गेट पर ही मुझे, और जो बड़ा अच्छी बात है कि एंट्री कर दीजिए भाई साहब, पूरा अपना एंट्री पर गोत्र लिखना रह गया था, वो आ गया होता तो और भी बात अच्छी होती। तो हम लोग, मैं वही कहता था, मैं मुद्दे से भटकूंगा तो आप मुझे वापस ले आइएगा। तो मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मैं हरियाणा कुरुक्षेत्र से हूँ और पिछले लगभग 12-13 साल से दिल्ली में हूँ और रेडियो की एक दुनिया का हिस्सा हूँ। अब क्योंकि कंटेंट क्रिएशन एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारी ज़िंदगी का, हर आर्टिस्ट का, चाहे वो कमेडियन है, चाहे वो कॉपीराइटर है, चाहे वो एक्टर है, डायरेक्टर है, कोई भी आर्टिस्ट है, वो अब सोशल मीडिया पे थोड़ा सा एक्टिव होना चाहता है ताकि उसके पास फॉलोअर्स हों, उसकी कंटेंट पर व्यूज़ आए। और मैं अक्सर देख रहा हूँ कि अब कंटेंट क्रिएशन करते वक्त मेरे साथ साथ बहुत से यंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो इस मार्केट में हैं। मैं मार्केट इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग के लिए वो मार्केट नहीं है, क्योंकि अभी बहुत से आप जैसे यंग क्रिएटर्स जो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, चाहे वो म्यूज़िक हो, आर्ट हो, लिखना हो, डांस हो, इसके साथ साथ बहुत टेक के अंदर अगर मैं बात करूँ, बहुत से लोग गैजेट्स के बारे में बात करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही गुणी क्रिएटर्स हैं जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग सुबह उठकर रील बनाए मेरी तरह, बिल्ली कुत्ते का वीडियो देखें फिर उस पर डबिंग करें। तो मेरे लिए तो बहुत ये था कि लॉकडाउन में कुछ और था नहीं, तो मैंने शुरू किया कि अभी रेडियो घर से रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अगर इसको घर से किसी और तरीके से कुछ किया जाए तो कंटेंट कंजप्शन उस दौरान बढ़ गया। तो मैंने तब वो शुरू किया कंटेंट क्रिएशन, और वो देखते ही देखते मेरा एक वीडियो, शुरुआत वो होता है कि जैसा कि सर ने बताया कि आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा।
एक वीडियो जब आपका 20 मिलियन पार कर जाता है तो लोग आपका वीडियो 20 लाख लोग देख रहे हैं, ओम सीमाम बिंग बिंगो ये तार चिपक गए, ये लोग देख रहे हैं और 20 लाख लोग देख रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तब आपको समझ नहीं आता, तो वो फॉलोअर्स का एक सफ़र आपका शुरू होता है, तो आप देखते हैं अच्छा अच्छा ऐसे हो रहा है। फिर आपको पता चलता है करते करते कि यार शायद जो मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा ठीक है। ये सवाल मेरे मन में आज भी, मैं लगभग 37 साल का हूँ, कि मुझे करना क्या मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन आप लोग को क्या करना है आपको अच्छे से मालूम है। क्योंकि मैं जब कुरुक्षेत्र हरियाणा से दिल्ली आया तो मुझे किसी ने बताया नहीं था, मैं संगीत करने दिल्ली आया था और रेडियो मेरे आड़े आ गया। फिर मैंने रेडियो से लिखना शुरू किया और लिखते लिखते देखिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस है। आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करेंगे वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये जब बीच में बातें कर रहे हैं ना, मैं नोटिस कर रहा हूँ, हेलो मिस्टर मैं देख लेता हूँ, आपको पेस्ट्री बहुत पसंद है ना। मजाक कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं बाकी टीचर्स मुझे ऐसे ही देखते थे, मैं ऐसे ही करता होता था, वो पकड़ा जाता था अक्सर ये करता हुआ। तो मेरे शहर में 12 से 11 स्कूल हैं कुरुक्षेत्र में। एक तो वहाँ महाभारत की लड़ाई हुई थी, मैक्सिमम लोग मुझसे पूछते हैं सर वहाँ की ज़मीन तो अभी भी लाल होगी। मैंने कहा हाँ भाई, कई बार तो मेरी टूटी से खून आ जाता है, इतना ज़्यादा वहाँ पे हलाहल था, क्या कह सकते हैं। अरे सर बड़ा अच्छा रहता होगा। तो मैं इन सवालों से पिछले 12-13 सालों से जूझ रहा हूँ। तो मेरे शहर में 11 से 12 स्कूल हैं, मैं सब में ही पढ़ा हूँ, क्योंकि हर स्कूल को डर था कि ये कहीं हमारा रिजल्ट ना खराब हो। तो एग्ज़ाम के बाद जैसे रिजल्ट आता था मेरे को आगे को कर दिया जाता, भाई साहब आप प्लीज़ कोई और स्कूल ढूंढ लीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे स्कूल का रिजल्ट खराब। और मेरे पिताजी की एक जिद थी कि शर्मा जी चाहते थे कि उनका बेटा जो है वो डॉक्टर बने, तो उन्होंने मुझे PCMB सब दिलवा दिया। मैं वो PCMB का बोझ लिए अभी 10वीं में आया हूँ कि पहले से प्रेशर बन रहा है, ये पढ़ना है तो अच्छी पढ़ाई करनी है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन है तो वेल्डिंग का काम सीखें आप, या फिर AC ठीक करना सीखें, क्योंकि छोटे शहरों में ये काम बहुत सही होते हैं। वेल्डिंग का काम इसलिए उनको लगा था कि घर तो बनेंगे ही बनेंगे, उनके दरवाजे तो बनने ही बनेंगे, ये तो बढ़िया काम है। मुझे म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था, जैसे कि आप में से बहुत लोगों को होगा, क्योंकि हरियाणा में एग्रीकल्चर है, कल्चर की जगह बहुत धीरे धीरे बनती है। मेरे घर में भी वही हो रहा था, तो मुझे लगा कि अभी संगीत की इनसे मैं बात करूंगा तो ये तो बात करने नहीं देंगे, क्योंकि ब्राह्मण परिवार था तो घर में धार्मिकता बहुत थी। तो घर में धार्मिकता के साथ साथ मेरे पिताजी का एक अंदाज था, वो चलते फिरते मुझ में थप्पड़ बजा देते, एक फेस्टिवल सा रहता था घर। मैं घर से बाहर आया हूँ, मैंने पूछा जैसे आप कहाँ जा रहे हो, वापिस आया, धाड़ धाड़ धाड़। तो बहुत कम हुआ है कि मैंने सर्दी में स्वेटर डाला हो, थप्पड़ से शरीर में गर्मी रहती है। तो मुझे लगता था कि ये पैटर्न बनता जा रहा है पापा का, कि वो आते हैं अच्छा अच्छा क्या करूँ, कुछ करने, चलो बेटे को मिल गया। अब मुझे समझ में आ गया था कि ये बहुत अलग ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग ना तो एयरफोर्स की है, ना ये किसी आर्मी की ट्रेनिंग है, ये कुछ और लक्ष्य है पिताजी का। तो एक छोटा सा किस्सा मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि बचपन बहुत सुंदर होता है। आप लोग का बचपन अभी चल रहा है, इसको खुल के जिए। और मेरे को अपने बचपन की चीज़ें याद है, वो अब तक मुझे काम आती हैं रेडियो में, तब का पढ़ा हुआ, तब का गाना सुना हुआ, तब की मार, तब का लिखा हुआ, आज तक मेरे काम आता है। तो छोटे शहरों में पिताजी के दिमाग में ये बड़ा बुलबुला बन जाता है, मुझे लगता है यहाँ के शहरों में भी बन जाता है, बड़े शहरों में भी, कि हमारा बच्चा दूसरे बच्चों के मुकाबले अच्छा नहीं करता। तो वो हमेशा बोलते हैं देखो भाई पड़ोसी के बच्चों के मुंह में बोल नहीं है, वो 10वीं से ही IIT की तैयारी कर रहे और हमारे वाला बड़ा 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 बड़ा। तो उनके दिमाग में था कि हमारे बच्चे पर, मुझे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था, पर उनको वो समझ आ रहा था, लेकिन बोलते गाना गाना है गाइए लेकिन भजन नहीं। तो हमने जी अपना पहला भजन पकड़ लिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। तो राणा ने विष दिया में 5-6 झटके लेने होते, राणा ने। और अनूप जलोटा जी का एक बड़ा अच्छा अंदाज था, वो तब तक ही ये झटके लेते, तब तक बंदा ताली नहीं बजाता।
तो हम जब वो भजन सुनते तो लगता था कि यार ये तो बहुत अच्छी टेक्निक है किसी से ताली बजवाने की। तो वो बहुत लंबे समय तक गाते रहते थे, मुझे लगता किस दिन इनका सांस होगा तो यहीं पर होंगे। तो पिताजी को महसूस हुआ कि ये झटके तो सही ले ले। अब इन झटकों की पेशगी होने लगी, जैसे कोई रिश्तेदार, बेटा वो झटका लेके दिखाइए, वो राणा जी वाला पार्ट जरा गा के दिखा अंकल। अब मैं शुरू, राणा ने। तो घर पे संगीत से ऐसे इंट्रोडक्शन हुआ मेरा कि भजन गाने हैं, भागवत कथाओं में ले जाया जा रहा है, कुरुक्षेत्र में धार्मिक स्थल है तो फुल पावर प्रोमैक्स लेवल पे धार्मिक कथाएं होती हैं। तो अल्ट्रा प्रोमैक्स वहाँ भागवत कथाएं सुनाई जाती हैं, कृष्ण जन्म हो रहा है, ये चल रहा है जी। तो बहुत अलग तरीके की मेरी बचपन बहुत अलग गुजरा है। और फिर गीता पढ़ने का घर में पूरा एक परंपरा चलती आ रही है। तो मेरे दिमाग में सबसे अच्छी बात जो ये रही जिससे मुझे मदद मिली, अंग्रेज़ी मेरी अच्छी नहीं थी शुरुआत से, लेकिन मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो गई। और ये पूरा श्रेय पिताजी को जाता है कि वो मारते भी थे और साथ में गीता पाठ भी हो रहा है, तो उससे हिंदी, इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ सबको कि आपकी भाषा पर कमांड होना बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो अंग्रेज़ी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो उर्दू हो। तो जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती, जो मेरे जैसा, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई है जिससे अंग्रेज़ी से डर लगता है। Oh my God! इतना बड़ा क्या हुआ talking about like this, मैं इतनी बोल पाता हूँ। अगर दोबारा बोली रिचार्ज करवाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि एक लैंग्वेज पर कमांड होना बड़ा ज़रूरी है, जिसकी वजह से मुझे रेडियो में थोड़ी जगह मिली। और छोटे शहर से दिल्ली के रेडियो स्टेशन में जगह बनाना और भी मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ मेल भी अंग्रेज़ी में लिखी जाती है, पानी भी अंग्रेज़ी में, मतलब यहाँ तक कि पेंट्री वाले भैया भी बोल देते हैं इंग्लिश में। I don't have time right now, please brother. Take your tea on stuff. मैंने कहा अरे यार ये भी इंग्लिश बोल रहे हैं और हम हिंदी रेडियो स्टेशन में काम करते हैं। धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि नहीं, आपके पास आपके स्टाइल की कोई चीज़ ज़रूर होती है। हर बच्चे के पास, हर टीचर के पास अपना एक अंदाज होता है जो आपको बाकी सबसे अलग बनाता है। तो मेरे पास वो अंदाज था, शायद मेरी राइटिंग, शायद मेरा बोलना, शायद मेरा ह्यूमर, जो कि घर से शुरू हो रहा था मेरे। तो घर से इसलिए भी शुरू हो रहा था क्योंकि मैंने घर पे वो चीज़ें देखी हैं। मेरे पिताजी छोटी छोटी चीज़ों को नाम रख देते थे। तो शायद से हम जब जैकेट की जिप को चेन बोल देते हैं, उसको भिक्की भींचना बोल देते हैं। मैंने एक बार जिप को ऐसे करके काफ़ी देर तक ख़राब कर लिया। घर वाले साथ सज्जा में थे, मैं तैयार होकर खड़ा था, कहीं बाहर जाना था, इतने में जिप खराब हो गई। पिताजी ये क्या कर दिया? मैंने कहा इसकी, पहले तो उन्होंने वही गर्मी भरनी शुरू कर दी, फिर कहते इसकी भिक्की खराब हो रही है, ये प्लास्टिक ठीक हो जाएगी। तो ये नए नए वर्ड जब मैं सुन रहा था तो मुझे अब याद आता कि नंदकिशोर बैरागी में मैं चिट्ठियाँ मंगाता था तो ये नाम रख देता था। काली कढ़ाई में चाउमीन उछालने वाली भिक्की भीजनी कह के यू गाइस आर एफसे रॉकिंग मस्त। तो मेरे पास कहीं ना कहीं वो शब्द, वो नाम घर से ही आ रहे थे। तो बड़ा चलन था माँ के पास बचपन में, वो सर्दियों में वो ऊन के छोटे गोले इकट्ठे करके स्वेटर बनाने की परंपरा एक चल रही थी। क्योंकि पहले तो ये ब्रांड्स हमारी समझ में आते नहीं थे भी नहीं, छोटे शहर तक पहुंचते भी नहीं थे। तो कहते बेटा मेरे पास 8-10 अलग अलग तरीके के रंग के गोले हैं ऊन के, तेरा स्वेटर बना दूंगी बढ़िया से। मैं कहा बना दो, मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ कह तो सकते नहीं ना घर पर। जो कह रहे मम्मी पापा ही कह रहे, हमें तो बस करना है। उन्होंने फिर 10 रंग की ऊन की ईंटें बनाई मेरे स्वेटर पे, नीली पीली हरी ऐसे, और उनके ऊपर एक फिर लाल ऊन के धागे से ओम लिख दिया। तो उस स्वेटर का नाम रख दिया ओम वाला स्वेटर। अब ये ओम वाला स्वेटर मैं तो रोजमर्रा में पहन रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। अपना कहीं जा रहा हूँ क्योंकि पिताजी शाम को बैंक से 5 बजे आते थे, उससे पहले तक मेरी आज़ादी हुआ करती। मैं बिल्कुल ऐसे घूमता था घर में कि घर मैंने ही बनाया है, ये मेरा ही है, पापा का क्या है वो तो आएंगे और बैंक चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही 5 बजते थे तो मैं खौफ होने लगता था मुझे कि हो आने वाले हैं। तो बाय चांस मैं ओम वाला स्वेटर पहन के वॉशरूम चला गया। अब मुझे उसके नियम कानून कायदे पता ही नहीं थे कि उस स्वेटर के साथ काफ़ी चीज़ें भी और मुझे जो पढ़नी चाहिए थी, पता करनी चाहिए थी। मैं वॉशरूम से बाहर आया, पिताजी बाहर ही खड़े थे। मैंने कहा ये क्या चल रहा है, टाइम हो गया? तो उन्होंने मेरे को बाहर, वही बस टाइम हो गया तो बाहर आ, उन्होंने मुझे धर
तब से वो वाला स्वेटर मैंने रख दिया तय कर। तो कहीं ना कहीं घरों में चीज़ें चलती थी, पर मैं आपसे ही बोलता हूँ कि आप लोग लाइफ के अंदर जो भी चीज़ करना चाहते हो, मैं टॉपिक से बहुत ज़्यादा भटक गया, मेंटल हेल्थ पे बात करनी थी, मेरी ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं थेरेपी के लिए आप थैंक यू सो मच। समय सबसे बड़ी कीमती चीज़ है, ये मुझे आते हुए भी एहसास हुआ, क्योंकि ड्राइवर ने बोला भाई साहब आप 2 ढाकुआ के हिसाब से तो बहुत लेट चले हो। तो मेरे हिसाब से मैं ये कहूँगा आप लोगों से समय सबसे कीमती है, और आप लोग भविष्य में उत्तीर्ण हों, बहुत अच्छे से ज़िंदगी में मन लगाकर करें जो भी काम करें, और सेहत का ज़रूर ख्याल रखें, वर्कआउट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।